हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। आज मैं आपको सेक्शन 6 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताऊंगा। रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, इनकी इनकम, इंडिया वाली जो इनकम है वो कब टैक्सेबल होती है, इंडिया के बाहर की जो इनकम है वो कब टैक्सेबल होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर दें। आज इस वीडियो में सेक्शन 6 में जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट आई थी, वो वाली अमेंडमेंट के कोई भी इंडियन सिटीज़न अगर किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक जो 15 लाख रुपीज़ की जो इंडियन इनकम है, अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब इंडियन इनकम जो है, उस पर भी एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 6 के अंदर में, उसको भी मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सेक्शन 6 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हेलो दोस्तों, तो ये रहा सेक्शन 6 जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन 6 बात करता है रेजिडेंस इन इंडिया। हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है सेक्शन 6 के। कौन ऐसे वो एसेसीज होंगे, ये इम्पोर्टेंटली जो नेचर ऑफ एसेस की बात करता है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी है एक तो इंडिविजुअल। उसके बाद ये बात करता है एचयूएफ के बारे में कि एचयूएफ को, फर्म को या एओपी को रेजिडेंट कब माना जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन कंपनी की भी बात करता है कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो डिसाइड होना है उसका बेसिस क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन 6 बताता है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। हाँ जी, यहाँ पे सब सेक्शन 1 में इंडिविजुअल की बात हो रही है। इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग टू इन ऑल टू 182 डेज और मोर। हाँ जी, कोई भी एक इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर ईयर में, प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हुआ हो ऑल टुगेदर 182 डेज या उससे ज़्यादा, तो वो पर्सन क्या है? वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए ये बात करता है। आइए देखते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलता है। क्लॉज सी बोलता है हैविंग विद इन द 4 ईयर्स। हाँ जी, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है। हैविंग विद इन द 4 ईयर्स प्रिसीडिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, yes, having within the 4 years preceding that year been in India for period or periods amounting to all to 365 days or more। हाँ जी, पिछले 4 सालों में इन टोटल 365 दिन वो इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू ऑल इन 60 डेज और मोर इन दैट ईयर, और पिछले साल 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो भी वो इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। क्लॉज ए और क्लॉज सी हमें ये बताते हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ जी, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया shall apply in relation to that year as if for the word 60 days occurring therein the words 182 days has been substituted। हाँ जी, यहाँ पे जो सब क्लॉज सी जो है, सब क्लॉज सी के अंदर में जो 60 डेज़ की कंडीशन है, ये 60 डेज़ की जो कंडीशन है, ये 60 डेज़ की कंडीशन बदल के हो जाती है 182 डेज़ की अगर कोई इंडियन सिटीज़न है और वो इंडिया छोड़ के गया है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये 60 डेज़ जो है ये 182 डेज़ हो जाएंगे। इनको 182 डेज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर उस इंडिविजुअल को हमें रेजिडेंट मानना है तो।
एक्सप्लेनेशन 1 का पार्ट बी क्या कहता है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यस, यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ है दैट अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं है पर इंडियन ओरिजिन का है, सो विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 115C, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो अभी इंडिया के बाहर है बट इंडिया आते हैं, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज सी शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट year as if for the word 60 days occurring therein the words 182 days had been substituted। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए भी जो सब क्लॉज सी में जो 60 डेज लिखे हुए हैं वो 60 डेज़ की जगह हम कंसिडर करेंगे 182 डेज़। अगर उनको हमें रेजिडेंट मानना है तो had been substituted, and in case of citizen or person of Indian origin having total income other than income from foreign sources, मतलब जो इंडिया में जो इनकम एक्रू और अराइज हुई है उस इनकम की यहाँ पर बात हो रही है, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द वर्ड 60 डेज ऑकरिंग देयर इन द वर्ड 120 डेज हैड बीन सब्सटीट्यूटेड। यस, तो यहाँ पे जो सब क्लॉज सी में जो 60 डेज़ लिखे हुए हैं वहाँ पर हम यहाँ पे 120 डेज़ जो है उसको मान लेंगे, तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो ट्रीट कर लिए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शेल in respect of such voyage be determined in the manner and subject to such condition as may be prescribed। इस केस में अगर कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब होगी तो रेजिडेंशियल स्टेटस उसके अकॉर्डिंग डिफाइन और डिसाइड हो जाएगा। फॉलोइंग क्लॉज 1A शेल बी इंसर्टेड आफ्टर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ये अमेंडमेंट अफेक्ट होने वाली है 1 अप्रैल 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2020 में फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ न्यू क्लॉज दैट इज क्लॉज 1A इन सेक्शन 6 क्लॉज 1। आइए देखते हैं अमेंडमेंट क्या कहती है। क्लॉज 1A क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, मतलब क्लॉज 1 के सारे प्रोविजंस को आप सेटिसाइड कर दें। एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़, अगर उसकी फॉरेन की इनकम 15 लाख रुपीज़ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर इफ़ ही इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजंस ऑफ इट डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। हाँ जी, क्लॉज 1A जो इंसर्ट किया गया उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीज़न है जिसकी इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम प्रीवियस ईयर में होती है तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। यस, इट इज़ ट्रीटेड टू बी एज डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया। कब माना जाएगा, अगर वो किसी और देश में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, किन कारणों से, ड्यू टू रीजंस ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, तो इस केस में उस इंडिविजुअल को जो है इंडियन सिटीज़न मान लिया जाएगा। क्लॉज 2 की बात करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और अदर association of person is said to be resident in India in any previous year in every case except where during the year the control and management of its affairs is situated wholly outside India। HUF फर्म और AOP को जो है वो इंडियन रेजिडेंट तब माना जाएगा जब उसका कोई कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो इंडिया में सिचुएटेड हो, और उनको नॉन रेजिडेंट तब मान लिया जाएगा जब उनके सारे कंट्रोल्स और मैनेजमेंट अफेयर्स जो हैं वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड हों। ये है क्राइटेरिया HUF फर्म्स और AOP का। हाँ जी, अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो, और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसको हम पोएम भी बोलते हैं शॉर्ट में, इन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया, तो ये कंपनी जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया मान ली जाएगी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो है वो समझाया गया है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड, मतलब जो इंपॉर्टेंट की कमर्शियल डिसीजंस हैं कंपनी के
जो बिजनेस करने के लिए नेसेसरी हैं किसी भी एंटिटी के, वो लिए जाएं उस प्लेस पे, तो उस प्लेस को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मान लिया जाएगा। एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ पे जो है वो और दूसरे कैटेगरीज ऑफ एसेसीज की बात की जा रही है। इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर in every case except where during the year the control and management of his affairs is situated wholly outside India। उसको नॉन रेजिडेंट हम तभी मानेंगे किसी और कैटेगरी ऑफ एसेसी को जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, मतलब कि रेजिडुअल प्रोविजन आप इसको कह सकते हैं, कि जब उनके सारे मैनेजमेंट और कंट्रोल जो हैं वो इंडिया के बाहर लोकेटेड हों। If a person is resident in India in a previous year relevant to an assessment year in relation to any source of income, he shall be deemed to be resident in India in that previous year relevant to the assessment year in respect of each of his other sources of income। अगर कोई भी पर्सन है जिसको रेजिडेंट इन इंडिया माना गया है प्रीवियस ईयर में फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है इन दैट प्रीवियस ईयर, नॉट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इनकम बट फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ जी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, आपको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता देता हूँ कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक कैटेगरी है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच की कैटेगरी आप इसको बोल सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो रेजिडेंट हैं, आप इसको मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल और बाहर की इनकम बाहर टैक्सेबल। रेजिडेंट के केस में क्या डिफरेंस होता है, रेजिडेंट की सारी इनकम, ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में ही टैक्सेबल होती है, बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के केस में इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल, बाहर की इनकम बाहर टैक्सेबल। तो आइए देखते हैं कौन से पर्सन्स जो हैं वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अ नॉन रेजिडेंट, वो इंडिविजुअल जो एक नॉन रेजिडेंट हो इन इंडिया इन 9 out of 10 previous years preceding that year, 9 साल टोटल 10 साल में से उस पर्टिकुलर ईयर के पिछले 10 साल काउंट होंगे, और हैज़ बीन ड्यूरिंग द 7 previous year preceding that year been in India for a period of or period amounting to in all 729 days और लेस, और वो इंडिया में रहा हो इन पर्टिकुलर पीरियड्स में, तो उसको नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मान लिया जाएगा। A Hindu undivided family whose manager has been a non-resident in India in 9 out of 10 previous year, a Hindu HUF जिसका मैनेजर जो है वो इंडिया में रहा हो, हैज़ बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9, जो नॉन रेजिडेंट हो इंडिया में इन 9 out of 10 previous year preceding that year, और हैज़ बीन ड्यूरिंग द 7 previous year preceding that year been in India for a period of or periods amounting to in all 729 days और लेस, तो ये भी जो है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर दैन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज रिफर्ड टू इन क्लॉज बी of explanation 1 to clause 1 has been in India for a period or periods amounting in all to 120 days or more but less than 182 days or more। ये वाली जो कैटेगरी है इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडिया की इनकम जो है उसकी 15 लाख रुपए से ज़्यादा है in any previous year as referred to in clause B of explanation 1 to clause 1, who has been in India for a period or periods amounting in all to 120 days or more but less than 182 days। ये वाली जो कैटेगरी है ये भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल हो जाएगी। A citizen of India who is deemed to be resident in India under clause 1A explanation for the purpose of this section, the expression income from foreign sources means income which accrue और अराइज आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वो इनकम जो अराइज होती है, एक्रू होती है इंडिया के बाहर, एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यहाँ पे जो इनकम बिजनेस से जनरेट होगी जो इंडिया में सेटअप है या फिर प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है, वो इनकम इस फॉरेन इनकम में काउंट नहीं होगी, इसको फॉरेन इनकम नहीं माना जाएगा और लॉजिकली मानना भी नहीं चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, टैक्सेबिलिटी का सिनेरियो रेजिडेंट के केस में कैसे टैक्सेबल होगी
और नॉन रेजिडेंट के केस में कैसे टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में कैसे टैक्सेबल होगी। यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑफ इनकम है, रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और अराइज और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया, एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंट के केस में सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ये 2 इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, बाकी ये जो तीसरी वाली इनकम है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट के केस में भी सिमिलर केस है, ये 2 इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है और इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है, डीम टू एक्रू और अराइज, ये नॉन रेजिडेंट के केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया की अगर कोई इनकम है तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 6 के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है सेक्शन 6 से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय।